नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको ज्योतिष की विभिन्न विधाओं से परिचित कराते हैं ताकि आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। आज हम बात करेंगे वास्तु विशेषज्ञ रमन एस खन्ना जी से, जो आपको वास्तु की विशेषताओं से परिचित कराएंगे। स्वागत करते हैं रमन जी का स्टूडियो में। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अनुराधा मैम, थैंक यू सो मच मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। जी, इट इज़ माय प्रिविलेज। थैंक यू जी। रमन जी, बहुत सारी जीवन में समस्याएं होती हैं और उन्हीं में से एक समस्या होती है वास्तु की समस्या। जी। जब हम घर बनाते हैं या कोई संस्था बनाते हैं तो मन में अक्सर ये सवाल होता है, क्या वो सही है या क्या कैसे किया जाए, उसके बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। उनके बारे में ज़रूर जानेंगे, लेकिन सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगी, वास्तु आखिर है क्या? अनुराधा जी, आपका सवाल बहुत सही है और लोगों के लिए ये एक बहुत बेसिक प्रश्न होता है जी। अब वास्तु का मतलब वास्तुशास्त्र इस शब्द में ही है। वास्तु जब हम कहते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जहां आप वास करते हैं या जहां तुम वास करते हो। जी। अब हमें पता है कि प्रकृति नेचर में जो है, हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। 5 मेन एलिमेंट होते हैं, जो होते हैं धरती, वायु, पानी, अग्नि और आकाश। हम इन 5 एलिमेंट्स को जो है, जहां हम रहते हैं वहां पे इनका बैलेंस कैसे मेंटेन करके चलते हैं, डायरेक्शंस, डायमेंशंस, ये जो चीज़ें होती हैं, इसका जो मिला जुला सम्मिलित प्रभाव होता है, उससे हमारी ज़िंदगी में हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारे करियर, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो वास्तु का मतलब ये है कि हम जहाँ रहते हैं, हमारा निर्माण, हमारा पर्यावरण और हमारा वातावरण कैसा है, उसका हमारी डेली और लॉन्ग टर्म जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जी, ये तो आपने बताया कि वास्तु क्या है। अब सवाल ये उठता है कि वास्तु को अगर गहराई से जानना हो तो उसका ओरिजिन समझना भी बहुत ज़रूरी है। जी। अनुराधा जी, देखिए, हमारी संस्कृति में हम ये कहते हैं कि जो कुछ उपज हुई है वो हमारे वेदों से हुई है। वास्तु भी जो है हमारी वेदों से ही आई है। हमारे 4 मेन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सारे प्रेयर्स, रिचुअल्स, स्तोत्र, ऑकल्ट साइंसेस, ये इन्हीं वेदों से निकले हैं। अब अथर्ववेद के जो उपवेद हैं, स्थापत्य वेद, उसमें डायरेक्शन और डिमेंशन के बारे में कहा गया है और वास्तुशास्त्र जो है स्थापत्य वेद से उपजे हैं। जी। अगर हम बात करें वास्तु के बारे में, तो जब बात होती है फेंग शुई की, अभी हाल फिलहाल कुछ सालों से फेंग शुई बहुत प्रचलन में रहा है। क्या फ़र्क है? क्या वो चाइनीज़ विधा है और ये वैदिक विधा है? तो क्या वैदिक और चाइनीज़ किस तरह से फ़र्क अंतर किया जाए? मैम, फिर से बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के दिमाग में चीज़ आती है जब वो वास्तु या फेंग शुई करने की कोशिश करते हैं। फेंग शुई और वास्तु में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों कंस्ट्रक्शन, डिमेंशन और डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वास्तु जो है बेसिकली 5 एलिमेंट, जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पानी, धरती, अग्नि, आकाश और वायु, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और इसीलिए वास्तु और फेंग शुई का बेसिक डिफरेंस ये है कि वास्तु में एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसके रेलेवेंस को, उसकी प्लेसमेंट को और उसके इम्पैक्ट को। जी। वास्तु कहा जाए तो कैसे किया जाता है? क्या आकलन होता है? किस तरह से आप दिशाओं का आकलन करते हैं या ब्रह्मांड से किस तरह से रिलेट करके आप देखते हैं इसे? जी मैम, वास्तु पुरुष जैसे हम कहते हैं, जहाँ से वास्तुशास्त्र का नाम निकला है, तो वास्तु पुरुष जो है वो धरती में वास करते हैं, ज़मीन पे वास करते हैं। और जब हम कोई भूखंड बनाते हैं या हम कोई घर बनाते हैं तो वहाँ पे भी वास्तु पुरुष का वास होता है। वास्तु पुरुष को बेसिकली ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था कि आप हर धरती के टुकड़े में, हर बने बनाए घर में आप वास करेंगे और लोगों को आपकी पूजा करनी पड़ेगी। जब पूजा की जाएगी और उस पूजा में जब आहुति दी जाएगी, जब हवन होगा, तब वो जो हवन में सामग्री डलेगी वो आपकी भूख पूरी करेगी। ये बहुत अच्छी और बहुत लंबी कहानी है, जो अगर दर्शक पढ़ेंगे तो उन्हें वास्तु कहाँ से निर्माण हुआ और उसमें क्या क्या गया था, वो सारी डिटेल उन्हें मिलेगी।
बट जब हम किसी ज़मीन का वास्तु करते हैं, जैसे अगर किसी ने कहा कि मैं ज़मीन खरीद के उस पर घर बनाना चाहता हूँ, तो पहले हम ज़मीन का वास्तु करेंगे, हम ज़मीन का अध्ययन करेंगे ये देखने के लिए कि ज़मीन में कोई दोष है या नहीं, जिसे हम भूमि परीक्षण कहते हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि भूमि कितनी उपजाऊ है, कितनी फलदायक होगी। उसके लिए 10 प्रकार के वास्तु के हम टेस्ट करते हैं ज़मीन पे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ज़मीन में कोई दोष तो नहीं है, भूमि कहीं तजात्य तो नहीं है। उसके बाद हम भूमि का शुद्धिकरण करते हैं। जब हम ये सब कर लेते हैं, हम ये देखते हैं उसके बाद कि ज़मीन का साइज़ क्या है, ज़मीन में डायरेक्शंस क्या हैं, आसपास का वातावरण कैसा है। जब हम ये एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें ये पता है कि ये ज़मीन घर बनाने के लिए बिल्कुल सही है। जब ज़मीन सही है, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं घर बनाने की। वही वास्तु के प्रिंसिपल्स को फिर हम घर में मैप करेंगे, जहाँ पे हम डायरेक्शंस का ध्यान रखते हैं, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट का ध्यान रखते हैं, और डायरेक्शंस एलिमेंट्स के हिसाब से कौन सी चीज़ घर में कहाँ होनी चाहिए। तो वो जब हम घर का फ्लोर प्लान या ड्राफ्ट प्लान बनाते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को उसमें बिठाते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली होती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमने ज़मीन का वास्तु सही किया, उस पर घर वास्तु कंप्लायंट बनाया, और घर में रहने वाले जो वासी हैं उनको फिर सुख, समृद्धि और सेहत मिलती है। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर रमन एस खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि वास्तु हमारे जीवन के लिए कितना अहम होता है। यदि हम समझ लें वास्तु की गहराई को, तो हम अपने जीवन से बहुत सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रमन जी। और आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कि घर बनाते समय हम सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और अगर वास्तु दोष है तो कैसे दूर किया जाए। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वास्तु दोष होता क्या है। मैम देखिए, हम बेसिकली पहले ये कहते हैं कि 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब हम वास्तु करते हैं तो हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं 8 डायरेक्शंस में, जहाँ पे हम कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और फिर हम नॉर्थ पे चले जाते हैं। फिर हम इसको इन 8 डायरेक्शंस को सब डिवाइड करते हैं 16 डायरेक्शंस में। फिर हम ये देखते हैं कि हर घर में जो एलिमेंट है, जैसे अगर हम 4 मेन पकड़ें तो नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं पानी का घर होता है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है अग्नेय कोण, जहां पे हम कहते हैं अग्नि का वास होता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हम कहते हैं नैऋत्य कोण होता है, जहां धरती का वास होता है। और नॉर्थ वेस्ट जो है उसे हम वायव्य कोण कहते हैं, जहां हवा का वास होता है। तो हम ये कहते हैं कि जब हमने घर बनाया और हमने अगर नेचर के साथ मिलके नेचर के एलिमेंट्स को कंबाइन सही डायरेक्शन में नहीं किया, तो वहां वास्तु दोष बनता है। अब वास्तु दोष को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले तो हम कहते हैं भूमि दोष, दूसरा होता है निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन दोष, और तीसरा होता है वातावरण दोष, मतलब आपके घर के अगल बगल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो पहले तो ये 3 बड़े दोष होते हैं। जब हमने घर का निर्माण कर लिया तो घर के अंदर भी जो है, अगर हमने वास्तु की प्रथा फॉलो नहीं की तो हम वास्तु दोष बना सकते हैं। और वो वास्तु दोष जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी डायरेक्शन में आपने क्या बनाया है, जहां पे जो चीज रखनी चाहिए थी वो रखी गई है या नहीं। तो इन चीजों से वास्तु दोष उपजते हैं। जी, तो अगर हम बात करें हाइट और वेट की, जैसा कि आपने कहा किस दिशा में क्या रखना है, जैसे कभी मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा में भारी चीज़ें रखनी चाहिए, तो क्या ये ऐसे डिवाइड होता है कि हमें किस दिशा में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए? अनुराधा जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वास्तु में बहुत सारी चीज़ें हाइट वेट से ही उठती हैं। जी, हम ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कोण जो है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहां पे हम कहते हैं शिवजी का वास होता है, इसलिए उसका नाम ईशान कोण रखा जाता है। प्लस वहां पे बृहस्पति, जुपिटर बैठते हैं, जो सबसे हैवी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। तो जब नॉर्थ ईस्ट इतना भारी है तो हमें उसे बैलेंस करने के लिए उसका डायगोनली ऑपोजिट जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। तो हमें साउथ वेस्ट को इक्वली भारी करना होता है। अब होता क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट के कोने से आती हैं और वो डायगोनली साउथ वेस्ट जाती हैं। अब वो अगर एरिया हल्का होगा तो जो हमारे घर में पॉजिटिविटी आ रही है उसको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। तो हम ये कहते हैं कि साउथ वेस्ट को आप इतना भारी बनाइए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिविटी आपके घर में ला रही है
वो किसी भारी चीज से टकराएगी और पूरे घर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी। दूसरी चीज, वास्तु पुरुष का सिर जो है वो होता है नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में और उनके पैर होते हैं साउथ वेस्ट में। तो हम ये कहते हैं कि पैरों पे जितनी स्थिरता, जितना भारीपन लाएंगे, उतना घर और घर वाले स्टेबल रहेंगे। जी रमन जी, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो मेरा है वो ये है कि ब्रह्म स्थान बहुत अहम होता है, मैंने सुना है वास्तु में, लेकिन आजकल जो फ्लैट्स बनते हैं उनमें कहीं ब्रह्म स्थान का मुझे लगता है कि स्थान नहीं रखा जाता। क्या ये किसी के लिए घातक हो सकता है या हानिकारक है, या कैसे इस चीज़ को अगर नहीं मिलता है हमें, जब फ्लैट हम लेते हैं तो पॉजिटिव होता है सब कुछ, लेकिन ब्रह्म स्थान नहीं हम मान सकते उसको क्योंकि उसमें स्पेस नहीं होती है, तो कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए या क्या विकल्प होता है इसके लिए? जी मैम, जब हम 81 पद वास्तु करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ब्रह्म स्थान जो है वो वास्तु पुरुष की नाभि है, और हम ये हमेशा कहते हैं कि अगर इंसान का पाचन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो सब कुछ सही होता है। तो जब हम किसी भी घर को या किसी ज़मीन को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट जो है उस घर का ब्रह्म स्थान बनता है। अब 10 से 15% घर का जो एरिया होता है ब्रह्म स्थान के आसपास, ये सबसे शुभ एरिया माना जाता है। जैसे पुराने घरों में हम देखते थे कि बाहर बरामदे में तुलसी लगाई जाती थी, वो हमेशा घर का ब्रह्म स्थान होता था जहां हमेशा शुभ कार्य करते हैं या जहां हमेशा साफ सफाई मेंटेन करते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि आजकल घरों में जो है पहले तो ब्रह्म स्थान ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए तो वास्तु विशेषज्ञ को घर लेके जाना, ब्रह्म स्थान ढूंढना जरूरी है। दूसरा, हम ये कोशिश करते हैं कि ब्रह्म स्थान पे कोई भार ना रखा जाए, तो जितना हो सके वहाँ पे हल्का चीज़ रखें। जैसे वहाँ रंगोली रख सकते हैं, वहाँ साफ सफाई मेंटेन करें, या वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ ऐसी रखें जिससे घर में पॉजिटिविटी फैले। वहाँ पे भारी चीज़ जैसे दीवार हो गई, दरवाज़ा हो गया, स्टोर रूम हो गया, कील ठुकी हुई हो, या वहाँ पे कोई ना कोई बीम हो, तो उसका घर में रहने वालों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ब्रह्म स्थान पे ब्लॉकेज है तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम ब्रह्म स्थान को पीले कलर से रंग देते हैं ताकि वहाँ पे जो है वास्तु दोष कम होता है। बट जी हाँ, ब्रह्म स्थान का घर में बहुत ज़रूरी एक जगह होती है, और वास्तु दोषों में ब्रह्म स्थान ब्लॉक होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। जी, आपने विकल्प बताया कि यदि हमारा फ्लैट भी है सपोज, तो क्या उसमें अगर उस स्थान को येलो कलर से रंग दिया जाए तो उसका विकल्प होता है कि नहीं ये ब्रह्म स्थान बिल्कुल, है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है मैम। वहाँ पे साफ सफाई मेंटेन करें, वहाँ हो सके तो भगवान की हम पिक्चर लगा सकते हैं। हम ये बेसिकली कहते हैं कि ब्रह्म स्थान जो होता है ना, वो पूरे घर का हर एक्टिविटी का रिमोट कंट्रोल होता है। तो अगर हमने रिमोट कंट्रोल अपना सही रखा तो पूरा घर बिल्कुल सही चलेगा। जी रमन जी, एक चीज़ और होती है घरों में, जैसे पूर्व दिशा है तो कुछ स्थान रखा जाता है घर में जो ऊंचा होता है, कुछ स्थान नीचा होता है, तो क्या ये भी स्थान से ही रिलेटेड है? जैसे ब्रह्म स्थान होना ज़रूरी है, क्या ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कौन सी दिशा में घर की ऊंचाई ज़्यादा हो? जी, क्या रहस्य है? मैम, ये हाइट और वेट की बात हम फिर कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि नॉर्थ ईस्ट जो है वैसे भी सबसे भारी एरिया होता है क्योंकि वहाँ पे ईशान देव बैठ रहे हैं और बृहस्पति बैठे हैं। तो हम ये कहते हैं कि साउथ वेस्ट को हम घर का सबसे भारी कोना बनाते हैं, और जितना हो सके पूरे घर में सबसे ऊंची हाइट साउथ वेस्ट की होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा होना चाहिए, और दूसरी चीज वो सबसे हल्का एरिया होना चाहिए। तो अगर हम मतलब 8 डायरेक्शंस को देखें, हम ये कहते हैं कि साउथ वेस्ट सबसे भारी, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, और सबसे हल्के एरियाज में हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एरिया होना चाहिए। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर रमन जी से हम बहुत सारी वास्तु की चीज़ों को समझ रहे हैं, गहराई से जान रहे हैं कि कैसा हमारा घर का वास्तु होना चाहिए। यदि आपको भी लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है या आपके संस्थान में कोई वास्तु दोष है तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। रमन जी, बहुत सी जिज्ञासाएं यहाँ पर शांत हो रही हैं, क्योंकि हर इंसान जब घर लेता है या घर में रहता भी है, बहुत समय से रह रहा है, लेकिन जब उसको परेशानियाँ आती हैं तो उसके माइंड में आता है कि नहीं, हम सारी चीज़ों को जानें
कि किस तरह से क्या चीज़ ठीक की जाए। मैंने ये भी सुना है कि अगर बहुत समय से आप रह भी रहे हों तो भी अगर शुभ मुहूर्त में दोबारा प्रवेश किया जाए तो चीज़ें बदल जाती हैं। क्या मुहूर्त का विशेष महत्व होता है? अनुराधा जी, देखिए, हम मुहूर्त के लिए ये कहते हैं कि किसी भी कार्य को निर्विघ्न और सफलता से पूर्ण करने के लिए, और वो भी शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए, हमें मुहूर्त हमेशा निकलवा के ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए। अब जब हम वास्तु की बात करते हैं, जब हम ज़मीन खरीद के पहली खुदाई करते हैं या गृह आरंभ शुरू करते हैं या गृह प्रवेश शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का हम विश्लेषण करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जिसने घर खरीदा है उसकी कुंडली निकालते हैं, उनके सितारे देखते हैं, जिस दिन का सही मुहूर्त है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। हम नॉर्मली कहते हैं कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बट वास्तुशास्त्र इतना इंटेंस साइंटिफिक एक प्रोसीजर है जहाँ पे हम हर इंसान के लिए शुभ दिन, शुभ वक्त और शुभ मुहूर्त निकाल के ही हर काम करते हैं। तो लगातार यहाँ पर मार्गदर्शन हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं रमन जी। और जब बात आती है चीज़ों को सही डायरेक्शन में रखने की, तो ये भी जान लेना ज़रूरी है कि क्या सही दिशा में क्या चीज़ हो सकती है, किचन किस दिशा में होनी चाहिए या फिर टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें लोगों को लगती हैं, लेकिन जब पूरा घर बन जाता है उसके बाद ये चीज़ समझ आती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। वास्तु दोष होता है तो फिर उसको तोड़ फोड़ होती है, वो भी मैंने सुना है कि वास्तु भंग का दोष लगता है। कैसे इन चीज़ों को पहले से ही सही ढंग से समझ लिया जाए? अनुराधा जी, मैं तो ये कहूँगा कि अधूरा ज्ञान ज़्यादा मुश्किल देता है। तो जब भी आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि किसी वास्तु विशेषज्ञ को घर लेके जाएं, उन्हें अपना घर दिखाएं जो आप खरीदना चाह रहे हैं, उनसे आप एडवाइस लें और उसके बाद में आप आगे चलें। जैसे आपने कहा कि किचन और टॉयलेट, ये दो समस्याएं जो हैं बहुत कॉमन होती हैं। हमने एलिमेंट्स की बात की तो हमने कहा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है ये अग्नि का स्थान होता है, और साउथ ईस्ट में जो है हम कहते हैं कि शुक्र बैठते हैं, और शुक्र जो है वो मॉनेटरी गेन और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं घर में। अब अगर अग्नि साउथ ईस्ट में जल रही है, इसका ये मतलब है कि आपके घर में वो प्रॉस्पेरिटी सही आती है। तो पहली डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से जो हम कहते हैं सही डायरेक्शन होती है किचन प्लेसमेंट की, वो होती है साउथ ईस्ट। दूसरा ऑप्शन हम कहते हैं कि आप साउथ साउथ ईस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में जो है आप किचन अपना बना सकते हैं। अगर वहां जगह नहीं है तो आप वेस्ट में और वेस्ट से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जैसे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वहां किचन बना सकते हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी ये होता है कि जब अग्नि जलती है और जब घर की महिला खाना बनाती हैं तो वो खाना बनाते वक्त हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखें। दूसरा आपका सवाल था कि टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। देखिए, अगर हम वो ढूंढ रहे हैं कि जहां बाथरूम हो, जहां सिर्फ पानी बह रहा है और हम सिर्फ नहा रहे हैं और पानी बह रहा है वहां पे, तो ईस्ट डायरेक्शन सबसे शुभ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य बैठते हैं। जब सूर्य ऊपर आते हैं तो हम ये कहते हैं कि सूर्य की चढ़ती हुई किरणों में बहुत एनर्जी होती है। तो जब हम नहाते हैं तो क्या है, हमारे पूरे शरीर पे सूर्य की किरणें जाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। तो अगर आप सिर्फ बाथरूम बना रहे हैं जहां पानी बहेगा तो ईस्ट में बनाएं। दूसरा, अगर आप सिर्फ टॉयलेट बना रहे हैं तो वो सबसे सही जगह उसकी होती है साउथ साउथ वेस्ट में। अब जो नॉर्मल तरीके से हम घर देखते हैं, बंगले देखते हैं या फ्लैट्स देखते हैं, उसमें कंबाइंड टॉयलेट और बाथरूम दोनों होता है। अगर ऐसा हम बाथरूम प्लेसमेंट चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन से लेके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक हम टॉयलेट और शावर बना सकते हैं, या फिर साउथ साउथ वेस्ट और साउथ तक हम बना सकते हैं। जितना हो सके नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट तक हम टॉयलेट नहीं बनाते, क्योंकि वो हम वास्तु के हिसाब से शुभ नहीं मानते। जी, आगे बढ़ेंगे रमन जी। बहुत अहम होता है मेन डोर घर का जी, लेकिन जब उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो शंकाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या राशिवार भी कुछ ऐसा होता है कि मेन डोर किधर हो, या फिर अमूमन जो मान लिया जाता है कि नॉर्थ में ही मेन डोर होना चाहिए वो सही होता है? जी अनुराधा जी, जब हम जैसे मैंने पहले कहा कि हम 16 डायरेक्शंस देखते हैं, तो हम बेसिकली एक 360 डिग्री का चक्र बनाते हैं। उस 360 डिग्री में जो है हम ये 16 डायरेक्शंस लगाते हैं। उसके बाद हम इसको 32 एंट्रेंसेज में कन्वर्ट करते हैं।
अब जब 32 एंट्रेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें शुभ स्थान ढूंढा जाता है, ये देख के कि वहां कौन सा देवता बैठा हुआ है। उन 32 जो सब डायरेक्शन है उनमें हर पद के ऊपर एक देवता बैठा है। अब उस देवता का जो मतलब बेनिफिट है वो आपके लिए सही है या नहीं, हम पहले उसको एनालाइज करते हैं। तो 32 एंट्रेंसेस में से वास्तु के अनुसार हम ये कहते हैं कि 8 डायरेक्शंस जो हैं वो शुभ मानी जाती हैं। तो अब होता क्या है, दूसरी जो प्रक्रिया हम लेते हैं वो कहते हैं कि हम जो घर खरीद रहे हैं उनकी कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं कि वो जिसे हम वर्ण कहते हैं, हम वर्ण निकालते हैं उनका, उससे देखते हैं कि उनके लिए कौन सी डायरेक्शन शुभ होती है। लेकिन वहां तकलीफ ये आती है कि आज अगर पिता ने घर खरीदा और उन्होंने अपनी वर्ण के हिसाब से घर खरीदा, कल को उनकी मृत्यु होती है और ये घर उनके बेटे के पास जाता है। अब पिता के लिए जब हमने उनकी कुंडली देखी और उनकी हमने जब राशि निकाली उस हिसाब से डायरेक्शन दी, अगर बेटे की राशि उस डायरेक्शन से मैच नहीं करती तो बेटे के लिए वो घर का वास्तु सही नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक जो न्यूट्रल डायरेक्शंस होती हैं शुभ वास्तु के हिसाब से एंट्रेंसेस की, वो होती हैं नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक। तो हम आइडियली ये कहते हैं कि घर जब आप लेते हैं तो मुख्य द्वार को नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आप डायरेक्शंस देखें और वहां पे जो है घर आप अपना खरीद सकते हैं। जी, बहुत बड़ी ये शंका थी मन में, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों को कहा जाता है दक्षिण द्वार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी उनको सूट करता है। तो आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक समस्या और आज के दौर में है, पुराने समय में भी होती थी लेकिन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। और आज जो आधुनिक युग है उसमें बच्चों की सोच बहुत बदल गई है। माँ बाप अक्सर परेशान रहते हैं कि कैसे उनका पढ़ाई में मन लगे, किस दिशा में स्टडी रूम होना चाहिए और कैसे बच्चे सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। ये सवाल जैसे आपने कहा दर्शकों का भी है और ये सवाल हमारे घर में भी हमेशा चलता ही है। बच्चे को पढ़ाई करने के लिए स्थिरता की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, प्लस उनकी सोच जो है वो लंबी, ऊंची और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वास्तु के अनुसार हम ये कहते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो होती है वो बच्चों का स्टडी रूम बनाने के लिए सबसे आइडियल प्लेस होती है। वहां पे हम ये कहते हैं कि पहले तो कभी बच्चे की स्टडी टेबल को आप दीवार से ना जोड़ के रखें, क्योंकि बच्चा जैसे ही ऊपर देखेगा उसे सामने सिर्फ दीवार दिखाई देगी, उसके जो थॉट्स होंगे वो दीवार से टकरा के वापस आ जाएंगे। जब बच्चा पढ़ रहा है तो हम ये कहते हैं उसके सामने इतनी खुली स्पेस रखिए कि वो अपने आइडियाज़ को जितनी दूर तक ले जाए उसके लिए उतना अच्छा है, उसकी सोच उतनी ही ऊंची होगी। दूसरी चीज़, जब बच्चा वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ाई करे तो वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखे, क्योंकि वहाँ से सूर्य की किरणें आएंगी और बच्चे के दिमाग में ब्राइटनेस पैदा करेंगी। 3-4 चीज़ें और जो हम ध्यान रखते हैं वो ये है कि पहले तो बच्चे के कमरे में, स्टडी रूम में, हम कभी भी कोई पुराने ब्रोकन पेन्स, ब्रोकन कैलकुलेटर्स, फटी हुई किताबें, पुराने कैलेंडर, पुरानी पोस्टर, ऐसा कुछ ना रखें। हमें वो एनवायरनमेंट बच्चे के लिए इतना पॉजिटिव बनाना चाहिए कि बच्चा वहाँ पे खुल के सोच सके और पढ़ाई कर सके। दूसरी चीज़ ये भी कोशिश कीजिए कि बच्चे के कमरे में ना मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाइए, जहाँ पे बच्चा उन पोस्टर्स को देख के हमेशा एनर्जेटिक फील करे, पॉजिटिव फील करे। तीसरी चीज़, बच्चे के टेबल पे हमेशा एक छोटा सा ग्लोब ज़रूर रखिए, ताकि बच्चा अपनी सोच को इतना बड़ा करे कि वो पूरी दुनिया या तो घूमे या वो पूरी दुनिया को कुछ करके दिखाने की कैपेबिलिटी रखे। तो ये तो हुआ स्टडी रूम का। यही रूम या यही डायरेक्शन जो है, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और वो चाहते हैं कि वो बहुत सोच समझ के स्टेबिलिटी से लॉन्ग टर्म अप्रोच में शेयर्स में पैसा लगाएं, तो उनके लिए भी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत प्रॉस्परस होती है। जी रमन जी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर आपसे हम प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, क्या रंगों का इम्पैक्ट भी होता है कि स्टडी रूम में क्या कलर होना चाहिए या बेडरूम में क्या कलर होना चाहिए? मैम, हम ये कहते हैं कि रंगों का कलर दिशाओं के ऊपर होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि पहले तो जैसे हमने कहा साउथ ईस्ट जो है वो अग्निकोण होता है, तो वहाँ फायर जलती है, वहाँ का कलर पिंक होता है। अब गलती से आपका बेडरूम वहाँ पे है तो अग्नि तो पहले से जल रही है और आप वहाँ रह रहे हैं।
अब गलती से आपने अगर वहां पे लाल रंग दीवारों पे कर दिया तो अग्नि तो प्रज्वलित है, गर्मी है, और वहां आप गर्माइश और ला रहे हैं लाल रंग करके, तो वहां पहले क्या होगा, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि वहां हम जितना न्यूट्रल कलर रखेंगे वो बेनिफिशियल होगा। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में हम कहते हैं कि हमेशा लाइट कलर्स रखें। साउथ वेस्ट में जो है फिर हम कहते हैं कि धरती का कोना है तो अर्दी कलर्स रखें। नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो है वहां हम कहते हैं कि फिर आप लाइट ब्लू या वाइट कलर्स रखें। तो कलर्स बैलेंस करने जरूरी हैं, लेकिन आजकल घर के वास्तु ऐसे हैं कि सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप घर में न्यूट्रल कलर हर जगह रखेंगे ना तो वो आपको वैसे ही सूट करेगा। वास्तु पुरुष जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जमीन के हर टुकड़े में, फ्लैट में, रेसिडेंशियल कमर्शियल एरिया, हर जगह वास्तु पुरुष का वास है। अब आपने एक कमर्शियल स्टूडियो खोला है या दुकान खोली और वहाँ वास्तु गलत है, हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारी दुकान में आए, हम चाहते हैं कि हमारा ब्रांड बिके, हमारा प्रोडक्ट बिके, हमारा नाम हो, लेकिन वहाँ पे भी अगर हमने एलिमेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया और जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए उसको वहाँ नहीं रखी, पॉजिटिव एनर्जीज को हम ब्लॉक करेंगे तो उसका वास्तु दोष पड़ेगा ज़रूर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आप दुकान में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो भारी डायरेक्शन होती है, वहाँ पे हम वो चीज़ें रखते हैं जो सबसे कम हम इस्तेमाल करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार वो शस्त्र ग्रह होता था जहाँ हम ये कहते थे कि शस्त्र भारी होते हैं, उन्हें कम उपयोग करना चाहिए ताकि युद्ध ना हो, और उन्हें हम बंद करके कमरे में रखें। अब अगर किसी दुकानदार ने अपना सबसे नया प्रोडक्ट या सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया तो वो तो स्थिरता के कोण में चला गया, वो तो वहां से कभी हिलेगा नहीं, और हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बिके। तो अगर सेल कम हो रही है और प्रोडक्ट अच्छा है तो हमने क्या करना है, हमने साउथ वेस्ट से वो प्रोडक्ट उठा के नॉर्थ वेस्ट में लेके जाना है जहां हवा का घर है। अब हवा क्या करती है, हवा आएगी जोर के झोंके से लेके जाएगी, तो कस्टमर आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ा हुआ प्रोडक्ट देखेगा, वो प्रोडक्ट जितना जल्दी देखेगा उतना ही जल्दी वो दुकान से बाहर जाएगा और सेल पड़ेगी। तो वास्तु कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही उपयोगी भी है। जी, हमने आपसे ये जान लिया कि क्या होना चाहिए, लेकिन अगर वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए तो कोई एक आप उपाय बताना चाहेंगे जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए? अनुराधा जी, मैं तो पहले देखिए, वास्तु दोष तो बहुत हैं, जैसे हमने कहा भूमि का दोष है, निर्माण का दोष है, वातावरण का दोष है, लेकिन हम वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि 3 ऐसे बड़े दोष होते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहली तो है आपके घर की एंट्रेंस, दूसरा होता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, तीसरा ब्रह्म स्थान ब्लॉक होना, और चौथी चीज जो हम कहते हैं साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में किचन होना। ये 4 जो हैं हम कहते हैं मेन कैटेगरी ऑफ वास्तु दोष में आते हैं। इनके निवारण किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि कुछ डिजीजेस जो हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं लेकिन क्योरेबल नहीं होते। तो ये ऐसे दोष हैं जिनका निवारण किया जा सकता है, या तो हम उसकी रेमेडी करते हैं या कंस्ट्रक्शनल चेंज करते हैं। बाकी जो दोष होते हैं वहां पे हम रेमेडीज, यंत्र और वास्तु पूजा करा के दोष हटाते हैं। जी, तो दर्शकों, आज यहाँ पर रमन एस खन्ना जी से हमने बहुत कुछ जाना और ये भी जाना कि वास्तु कितना अहम होता है हमारे जीवन के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। रमन जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।